जय हिंद भारत के निर्माताओं। आज का प्रेजेंटेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ और इस प्रेजेंटेशन का मेन मोटिव आपको बतलाता हूँ। देखिए, इस प्रेजेंटेशन में हम करंट अफेयर्स को टेक्निकली हैंडल करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स या न्यूज़ हैं, ये पिछले वीक की सारी या खास तौर पे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं हमारे पर्सपेक्टिव से, एग्जामिनेशन के या एक कंसर्न सिटीजन के पर्सपेक्टिव से, उनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हम न्यूज़ करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। इट इज़ रिलेटेड टू अवर लेजिस्लेटिव एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द पार्लियामेंट, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। इनमें कुछ ऐसे एमपीज थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया। जो ये एमपीज सस्पेंड किए गए उसके बारे में हम ये समझेंगे कि वो कौन सस्पेंड करेगा, किस कारण सस्पेंड करेगा और प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ही किसी भी एमपी को सस्पेंड करने की ताकत रखते हैं। और ये क्यों सस्पेंड कर सकते हैं, इसके लिए भी दो कारण विशेष तौर पे सामने आते हैं। देखिए, कारण और बहुत सारे हैं, तो आइडियोलॉजी क्या है सस्पेंड करने की वो समझना ज़रूरी है। तो आइडियोलॉजी ये है कि अगर कोई भी एमपी किसी भी हाउस का, फॉर एग्जांपल अगर लोकसभा हाउस के कोई भी एमपी उस हाउस को काम ना करने दे। देखिए, लोकसभा में जितने भी एमपी है वो कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए वहाँ पे बिठाए गए हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए वो वहाँ पे बैठे हैं। तो वो काम कर रहे ही ना दें, फटाफट आंदोलन कर दें बैठे बैठे, कोई और काम ना करें, सिर्फ आंदोलन करें, जिसके कारण जो प्रोसीजर है हाउस का वो इम्प्रेस हो जाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की प्रोविजन है कि किसी भी एमपी को अधिकार है अपनी बात रखने का। तो इस तरह की ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। पर इसका अगर कोई गलत उपयोग करे तो उसके लिए एक कानून बनाकर तैयार किया गया है दोनों हाउसेस में, चाहे वो लोकसभा है या फिर वो राज्यसभा है। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो 373 और 374 ये जो रूल्स हैं इनकी रूल बुक के, वो डील करते हैं डिसरप्शंस ऑफ हाउसेस के साथ, जिसमें सस्पेंशन किए जाते हैं एमपीज के। उसी तरह राज्यसभा के 256 और 255 ये दो नियम रिगार्डिंग सस्पेंशन ऑफ एमपीज। जो सस्पेंशन ऑफ एमपीज है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो है कि दिन के लिए छुट्टी कर दी जाए, आप घर पे चले जाओ, जैसे कि आमतौर पे स्कूल्स में हुआ करता था। अगर बच्चे गड़बड़ करते थे तो उनको घर भेज दिया, खासतौर पे पुराने स्कूल्स में। आजकल तो शायद ये इतना प्रचलित नहीं है। दूसरे तौर पे सारे के सारे सेशन के लिए सस्पेंशन दे दी जाए एक्सक्यूज मी। तो उसमें क्या है, स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको वहाँ से घर भगा दिया सारे के सारे सेशन के लिए। तो इस तरह की दो ये चीज़ें सामने आती हैं। इसके अलावा अगर सस्पेंशन की बात करें तो उसमें जो भी एमपी है who has been suspended, he is not allowed to enter in his office। ऑफिस में एंटर नहीं कर सकेंगे। अगर किसी कमेटी का वो पार्ट है, उस कमेटी से वो सस्पेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इस तरह ये जो सस्पेंशन है ये सिर्फ ये ही नहीं है कि हाउस में नहीं बैठना, जहाँ जहाँ पे भी आपको हाउस के ज़रिए पावर मिलती है वहाँ से वो सब जगह से वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई भी एमपी सस्पेंड हो जाता है तो उसके पास रेमेडी क्या है? तो सर उनके पास जुडिशरी की कोई रेमेडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 122 इनमें साफ तौर पे ये लिखा गया है कि अगर किसी तरीके से भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है तो जुडिशरी इज नॉट लायबल टू एंटरटेन दैट केस। तो इस तरह से हमने ये समझा कि कैसे सस्पेंशन होती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में कौन है? स्पीकर साहब। राज्यसभा में कौन है? चेयरमैन साहब। तो उनके अधीन है ये पावर्स। लेट अस मूव ऑन। नेगेटिव लीप सेकंड, व्हाट इज दैट? इट इज बेसिकली रिलेटेड टू अवर एस्ट्रोनॉमी। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है और एक दिन कवर करती है 24 आवर्स में।
ये जो टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली ये हमें एक अलग चीज़ दिखाती है। वो क्या? देखिए, अलग चीज़ ये कि पृथ्वी का जो एक दिन है वो 24 घंटे में नहीं हुआ, वो 24 घंटे से कम टाइम में हो रहा है। दैट इज़ वो नेगेटिव है। ऐसा क्यों होता है? ये कब हुआ? ये क्यों हुआ? तो देखिए, क्यों हुआ इसका तो कोई भी अभी प्रॉपर रीज़न हमें नहीं मिला। हालांकि थ्योरीज में ये है कि हमारे जो पोल्स हैं उनके ऊपर वेट कम हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, पोल्स ढके हुए हैं ग्लेशियर्स के साथ, जिसके कारण वेट कम हो गया और एक्सिस की जो रोटेशन है, रोटेशन अपॉन एक्सिस, वो उसकी स्पीड बढ़ गई। एक चीज़। दूसरी चीज़ उभर के ये सामने आती है कि सिस्मिक एक्टिविटीज़ हों, भूचाल आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी एक कारण माना जाता है। और एक तीसरा कारण है चैंडलर वॉबल। अब चैंडलर वॉबल को आप समझिए, इसमें यह है कि किसी तरह की भी डिसरप्शन आ जाए एक्सिस में घूमने के कारण, तो इसे कहते हैं चैंडलर्स वॉबल। तो फैक्ट क्या है इसका? 29 जुलाई, जो कि पिछले महीने, अब कुछ ही दिन पहले वो डेट निकली है, गुजरी है, तो उसमें हमारे अर्थ का जो टाइम ऑफ रोटेशन अपॉन इट्स एक्सिस है वो 24 आवर्स से कम होकर कितना कम हो? 1.59 मिली सेकेंड कम हो गया। तो ये दूसरी चीज़ थी। लेट्स मूव ऑन। न्यूजीलैंड से एक खबर उभर कर सामने आ रही है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक बहुत इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया। वो इनिशिएटिव ये कहता है कि 2007 के बाद जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, दैट इज़ आवर न्यू जनरेशन, उनको हम ई सिगरेट्स नहीं देंगे, सिगरेट का लाइसेंस, सिगरेट पीने की उनको सुविधा या प्रिविलेज नहीं मिलेगी। और इससे वो चाहते हैं कि 2025 तक वो एक तगमा हासिल कर लें, दैट इज़ टोबैको फ्री का तगमा। इस तरह की पॉलिसी न्यूजीलैंड ने लॉन्च की है। और ऐसा ही कुछ मलेशिया में भी देखने के लिए मिला। उन्होंने भी सिगरेट्स बैन करने की, टोबैको बैन करने की कोशिश की। तो इसका नाम रखा गया टोबैको एंड गेम। ये एक बहुत इनोवेटिव स्कीम है। इस तरह की स्कीम हमारे भारत में भी अप्लाई होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? देखिए, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनमें खास तौर पर ये मेंशन्ड है कि हमारा जो भारत है इसमें इंटॉक्सिकेंट्स सरकार को कम करने चाहिए, शराब वगैरह नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आर्टिकल नंबर 21 की बात करें तो अच्छी सेहत, लिबर्टी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। तो अगर आप, मेरे ख्याल में ये आप कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप सिगरेट पीने वाले के साथ बैठेंगे या वो आपके साथ अगर बैठ जाते हैं तो एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो इस आधार पर हमारे यहाँ पे एक एक्ट पारित किया गया बहुत पहले, जिसे हम कहते हैं सिगरेट्स एक्ट, 1975 में। अब तो इस एक्ट के आधार पर एक आपको वार्निंग देखने के लिए मिलती होगी, जिसके कारण धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है वगैरह वगैरह। तो वो सिर्फ सिगरेट्स तक ही था, वो टोबैको के प्रोडक्ट्स तक नहीं हुआ। पर रिसेंटली क्या हुआ, इसी एक्ट की जो प्रोविजंस थी और इसमें कुछ थोड़े बहुत प्लस माइनस करके एक नया एक्ट तैयार किया गया, जिसमें सिगरेट्स और अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट जिसे हम कहते हैं, उसका एक चलन तैयार किया गया, जिसके कारण सिर्फ सिगरेट्स पे नहीं, ये चीज़ सब पे दिखेगी आपको, चाहे आप जर्दा ले रहे हैं, गुटखा ले रहे हैं वगैरह वगैरह, हर चीज़ पर। और इसके अलावा हमारी सरकार ने 2019 में एक ऑर्डिनेंस पास की प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसमें बताया गया कि जो भी ई सिगरेट्स प्रचलित थी उनके ऊपर रोक लगाई गई। इसके ऊपर कोई भी अभी स्टैट्यूट बनकर तैयार नहीं हुआ, फिर भी ऑर्डिनेंस के तौर पे यहाँ पे रोक लगी हुई है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है जो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू की, उन्हें सर्विसेज कहते हैं। अब सर्विसेज में दो तरह की सर्विसेज आ जाती हैं। एक तो टेलीफोन पे अगर आप फ़ोन करके चीज़ों को पूछने की कोशिश करो तो नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज आपको मिलती हैं। दूसरी तरफ आपको एम सेसेशन मिलती है। इसमें आपको भी एक आईटी को यूज़ करके हम अपने आप को या अपने आस पड़ोस के दोस्तों को सुधार कर सकते हैं गवर्नमेंट की सर्विसेज के द्वारा।
तो काउंसलिंग की तरह की सर्विसेज यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती है। मूविंग, एक भारत के लिए छोटी सी हार देखने को मिली है जियोपॉलिटिकल स्टेज के ऊपर, जब मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप में, जो कि जाहिर से तौर है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लीड की जा रही है, एक पार्टनरशिप है, एक ग्रुप है कंट्रीज़ का, तो उनको उनमें शामिल होने के लिए भारत को एक ना का सामना करना पड़ा है। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये एमएसपी है क्या। एमएसपी क्या चीज़ है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या चीज़ है। देखिए, ये एक पार्टनरशिप है जिसमें जो आज के दौर के मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो सोलर पैनल्स के मिनरल्स हैं, जो भी आजकल की टेक्नोलॉजी हैं, उसको बनाने के लिए जो भी मिनरल्स यूज़ किए जाते हैं, उनकी एक सिक्योर लिंकिंग के बारे में ये एक पार्टनरशिप बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में इनकी ड्रिलिंग की जाती है, इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, ज़मीन से निकाले जाते हैं वगैरह वगैरह, और इसकी एक्सपर्टीज़ मान लीजिए जापान के पास है कि किस तरह वो चलता है। तो इसको एक लिंकिंग के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि इनकी अवेलेबिलिटी पे कोई असर ना पड़े और ये काफ़ी बड़े लेवल पर अवेलेबल हों। तो यह है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। हालांकि भारत को इसका पार्ट बनने से नकार दिया गया है। क्यों? हम क्यों वो पार्टनरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा रीज़न क्या है? देखिए, ज़्यादातर जो मिनरल्स हैं वो इंपोर्टेड हैं, दे आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम किसी तरीके से उस चीज़ को अपने हानि होने से बचाना चाहते हैं। दैट इज डिपेंडेंस अपॉन चाइना शुड बी कर्टेल्ड एट द हाईएस्ट लेवल इन ऑर्डर टू सस्टेन अवर इकोनॉमी इंडिपेंडेंटली विद, क्योंकि देखिए चाइना के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं, तो इस कारण हम इसमें शरीक होना चाहते थे। तो पहले ये समझने के बाद दूसरी चीज़ ये आती है कि ये मिनरल्स कौन से हैं। देखिए, ये हैं क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मतलब जो कि आज की टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसको कम्युनिकेशन, आईटी वगैरह वगैरह, सोलर पावर और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के साथ जोड़ा जाता है। ग्रेफाइट, कोबाल्ट, लिथियम, इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, और इनके अलावा रेयर अर्थ मेटल्स भी इनमें ऐड किए जाते हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होते हैं। तो आप देखिए, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो दो तरह से मिलते हैं, एक लाइट और एक हैवी। तो लाइट वाले और हैवी वाले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए, अगला काम हम करने जा रहे हैं, शुगर केन की इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। इंडस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे पहली बात, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का। सेकेंडली, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर केन। तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रिविया है, दीज आर फैक्ट्स। तो इस फैक्ट्स को लेके हम आगे अपना थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुगर इंडस्ट्री भारत में इतनी प्रचलित नहीं थी। पिछले कुछ दौर में जो मिल्स थी उनका हाल बहुत बुरा था, पर आज इनमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, कुछ ये प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। क्यों? इथेनॉल के कारण। हमारी सरकार ने इथेनॉल पुश किया, जिसके कारण जो पेट्रोल डीजल वो मिक्सिंग होने लग गई उसके साथ, जिसको बायोडीजल और इथेनॉल पेट्रोल के साथ मिक्स किया गया। अब ये सस्टेनेबिलिटी इनमें डेवलप हो गई। फर्दर दूसरी चीज़ आती है कॉस्ट। अगर किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करना हो तो उसकी एक कॉस्ट और उसका एक्सपेंडिचर ध्यान में रखना पड़ता है। पहुंचाना सरल कर दिया और प्रोडक्ट्स की वैरायटी डाइवर्सिफाई कर दी। फॉर एग्जांपल, शुगर से सिर्फ शुगर नहीं बनती, उससे इथेनॉल भी बनता है जो पेट्रोल में यूज़ किया जाता है मिक्सिंग में। एक चीज़ तो हो गई। अब दूसरी चीज़, अब इनपुट एंड में जो हमारी कॉस्ट हमारे पास दी हुई है उसको कैसे समझा जाए। देखिए, हमारी शुगर केन की अगर कॉस्ट की बात करें तो वो दो तरह से उसके रेट्स निर्धारण किए जाते हैं। एक होते हैं रेम्यूनरेटिव प्राइसेस और दूसरे स्टेट के साथ जो एडवाइस करके प्राइसेस तैयार किए जाते हैं। इसकी जो रिकमेंडेशन है दैट इज गिवन बाय कमीशन ऑन एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस। इसकी एक रिकमेंडेशन दी जाती है किसको? सरकार की कैबिनेट कमेटी को। किसकी कैबिनेट कमेटी? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके जाहिर सी बात है सरकार की है तो प्राइम मिनिस्टर उनके हेड होंगे, तो वो अपना ऐलान कर देते हैं। तो एग्रीकल्चर की जो कॉस्ट और प्राइसेस की कमीशन है वो बोलेगी सर 100 रुपये रख दो,
जो इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी है वो क्या बोलेगी, ठीक है जी हमने ये पारित कर दिया, ये आज से इतना ही इस रेट पे ही काम चलेगा। हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो ये सारा जो आप देख रहे हो ये वाला सिस्टम, ये ऐसे ही नहीं बन के तैयार हो गया, इसके लिए कमीशन बैठा था, रंगाराजन कमीशन, उन्होंने ये सारी प्रक्रिया बताई। तो स्टेट्स जो हैं वो भी अपना एक अलग से रेट बताते हैं। तो ये जो रेट होता है जिसको SAP भी कहते हैं, ये जो SAP है इट इज जनरली मोर देन FRP। तो ये सिद्धांत है। तो इस तरह करके इसकी प्राइसिंग हमारे लिए पढ़नी ज़रूरी है। ये न्यूज़ क्यों है, इस सारे के बारे में आपको अब पता लग गया। लेट अस मूव ऑन। तो इस पे अब देखिए, अब वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल जो कि अमेंडमेंट है किसकी, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 वाला। उसकी एक अमेंडमेंट के बारे में हम देख रहे हैं। ये अमेंडमेंट क्यों की जा रही है, देखिए हमारी भारत की सरकार जो साइट्स है इसकी जो रेगुलेशंस है वो हम अपने भारत की जो प्रोविजंस है उनमें ऐड करना चाहते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट है इसका क्या रिजल्ट क्या होगा, देखिए पहले हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 6 शेड्यूल्स थे, अब ये सब कुछ 4 शेड्यूल्स में बंद हो जाएगा। कैसे, पहला जो शेड्यूल होगा वो तो होगा जो बहुत हाईएस्ट थ्रेट है, जिनको बहुत ज़्यादा थ्रेट वाला एक शेड्यूल बन के तैयार हो जाएगा। दूसरा होगा जिनको मिनिमम थ्रेट है। तीसरा ट्रीज़ को कवर करेगा। और फोर्थ जो है वो साइट्स की जो प्रोविजंस है, जो रेगुलेशन है, उनको अप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए 2 अथॉरिटीज़ बन के तैयार की जाएंगी। एक होगी रेगुलेटिंग अथॉरिटी और दूसरी होगी साइंटिफिक अथॉरिटी, जो कार्य करेंगी ट्रेड जो कि लीगल हो इलीगल हो उसको मॉनिटर करने का, ताकि जो भी स्पीशीज़ हैं उनका लॉस ना हो, बायोडाइवर्सिटी का लॉस ना हो। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट्स। फ्लोटिंग सोलर प्लांट की बात कर लेते हैं, चलिए। तो भारत का सबसे बड़ा अगर फ्लोटिंग थर्मल सोलर प्लांट है वो कहाँ है, उसका आंसर है रामगुंडम, तेलंगाना। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे बनने जा रहा है, तो उसका आंसर भी भारत है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर 600 मेगावाट का एक बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगने जा रहा है, खांडवा नाम के एरिया में। तो सोलर प्लांट क्या होते हैं, अगर पानी है, पानी के ऊपर किसी तरह का फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं इस तरह। तो आप देख सकते हैं ये एक ट्रिविया के तौर पे फैक्ट बेस्ड नॉलेज थी, ये आप उस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने CSR के बारे में कुछ पढ़ा हो तो अगली जो न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू CSR। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी given to the corporate sector for which they have to return something to the society for their role in creating pollution। मतलब कहने का ये है कि जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर वातावरण को ख़राब करता है वगैरह वगैरह अपनी प्रोडक्शन साइकिल के लिए, उसके लिए कुछ पैसे, कुछ हिस्सा ये अपनी सोसाइटी को भी वापस करे, ताकि सोसाइटी का भी, समाज का भी निर्माण किया जा सके। और इसमें नुकसान एनवायरनमेंट का भी हो सकता है, सोसाइटी का भी हो सकता है, पोल्यूशन भी हो सकता है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये चीज़ तैयार की गई। तो इंडियन ऑयल कंपनी जो है, इट इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ CSR इज गोइंग टू टाई अप विद NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये अथॉरिटी जो है क्या करने जा रही है, अफ्रीका से कुछ चीता भारत में लाके यहाँ पे जो चीता है उसको रीइंट्रोड्यूस करने जा रही है। देखिए, चीता को पहले बहुत सारी हंटिंग वगैरह के कारण, हैबिटेट लॉस के कारण यहाँ से वो ख़त्म हो चुके हैं। अब दोबारा रीइंट्रोडक्शन हो रही है मध्य प्रदेश के एक नेशनल पार्क। इस तरह का जो रीइंट्रोडक्शन का पहले एक प्रपोजल था दैट वाज फ्रॉम ईरान, दैट इज़ एशियाटिक चीता। पर ईरान
से हमारी बात बन ना पाई तो हम अफ्रीका की एक कंट्री के साथ एक टाई अप करने लगे। तो नमीबिया से कुछ चीता यहाँ पे लाए जाएंगे और कुनो पालबुर जो रिजर्व है वहाँ पे जाके इनको रखा जाएगा ताकि ये वहाँ पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकें, वहाँ पे अच्छे से ये पनप सकें। इसके बाद चलिए औरंगाबाद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो औरंगाबाद एक शहर है, इसकी लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो औरंगाबाद खास क्यों है? देखिए औरंगाबाद खास क्यों है? गूगल कंपनी का एक एक्सप्लोरर है जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट इनसाइट्स एक्सप्लोरर। उसमें किसी खास क्षेत्र का एनवायरनमेंट पॉल्यूशन और उसके साथ एसोसिएटेड डाटा, जिसमें एमिशंस वगैरह वगैरह सारा कुछ आ जाता है, उसे EIE में दिखाया जाता है। अब भारत का सिर्फ एक ही ऐसा शहर है जो गूगल के ऊपर EIE एक्सप्लोरर पे ऊपर उसका डाटा अवेलेबल है, तो दैट इज़ औरंगाबाद। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके कारण जो भी हमारे गोल्स हमने COP26 में किए हुए हैं, जो हमारे भारत ने सारी दुनिया के सामने रखे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे वगैरह वगैरह, तो वो सारे गोल्स यहाँ पे औरंगाबाद के यहाँ पे आने के कारण हम उनको अचीव या उनकी तरफ हमारा एक कदम और बढ़ जाता है। तो इस सेशन में हमने ये सारा कुछ कवर किया। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं या सजेशंस है या फीडबैक आप देना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप उनके ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे रोकते हैं। फिर मिलते हैं अगली प्रेजेंटेशन में। कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। गुड लक।